नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज का जो करंट है वो हम देख लेते हैं। आज तारीख हुई है 9 और 9 अप्रैल का जो करंट है और 2021 के संबंध में है। अब इसके ऊपर हम चर्चा करें तो केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में एलईडी और एयर कंडीशन इन दो चीज़ों के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग को मतलब बनाने को बढ़ावा देने के लिए 10,738 करोड़ रुपए की स्कीम को मंजूरी दी है। किसने दी है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो किन दो चीज़ों के लिए दी? एलईडी और एयर कंडीशन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कितना दिया? 10,738 करोड़ रुपए। अब इस स्कीम का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है आयुष्मान भारत, दूसरा ऑप्शन है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, तीसरा है PMKY, चौथा ऑप्शन है अपने पास PMSV। तो बताइए क्या उत्तर होगा इसका? तो इसका सही उत्तर है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। अब क्या है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो है, इसके अंदर केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में मेक इन इंडिया का जो प्रोसेस चल रहा है, इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन दो चीज़ों पर, किस किस के ऊपर? एक तो एलईडी के ऊपर, ठीक है, और दूसरा जो है वो एयर कंडीशन के ऊपर। इन दो के ऊपर इनकी दो मैन्युफैक्चरिंग है, उसको बढ़ावा देने के लिए 10,738 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम को मंजूरी दे दी है। साथ ही सोलर PV मॉड्यूल, ये भी आपको ध्यान रखना है, सोलर PV मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 4,500 करोड़ रुपए की भी मंजूरी इसके साथ साथ दे दी। तो दो स्कीम हो गई यहाँ पर। क्या हुई? एक तो PLI स्कीम हो गई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, दूसरी हो गई सोलर PV मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो सोलर PV के लिए भी और ये जो एलईडी और एयर कंडीशन के लिए भी, इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने पैसा दिया है। ज़्यादा पैसा एलईडी और एयर कंडीशन के लिए दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के जहाज को दुश्मनों की मिसाइल के निशाने से बचाने के लिए, भारतीय नौसेना है, उसके जहाज हैं और उनको दुश्मन की मिसाइलों से बचाना है। तो उसको बचाने के लिए हाल ही में किसने एडवांस्ड चाप टेक्नोलॉजी पर एक कवच बनाया है? इसके ऊपर एक क्या बनाया है? कवच। कहने का मतलब ये है कि एडवांस टेक्नोलॉजी आई एक तरह से, किसके लिए? मिसाइलों को बचाने के लिए, मिसाइलों से नौसेना के जहाज़ों को बचाने के लिए। तो बचाने कौन है? नौसेना के जहाज, ठीक। किससे बचाने हैं? मिसाइल से। और उसके लिए क्या आई? एक टेक्नोलॉजी। और उस टेक्नोलॉजी को जो कवच बनाने का काम किसे दिया गया है? तो देखिए किसको दिया गया है? नीति आयोग, योजना आयोग, DRDO या फिर इसरो। तो इस प्रश्न पे हम लगभग चर्चा करते ही रहते हैं। सेना के संबंधित जो मिसाइलें हैं और उन सेना के संबंधित जो भी गतिविधियां होती हैं, उनमें चाहे रक्षा के हों चाहे वो आक्रमण के संबंधित हों, जो चीज़ें बनाई जाती हैं, तो बताइए इनमें से कौन होगा? नीति आयोग, योजना आयोग, DRDO या इसरो? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है DRDO। और ये बात मैंने रोज़ बताता हूँ लगभग कि DRDO जो है वो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन नाम है इसका। तो रक्षा के ऊपर रिसर्च करता है। ने हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज़ों को दुश्मनों की मिसाइलों के निशाने से बचाने के लिए एडवांस चॉप टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित एक कवच बनाया है, जो कि दुश्मन के रडार को भ्रमित करेगा, ठीक है। साथ ही जहाज की ओर बढ़ रही मिसाइलों की दिशा भी बदलने में मदद करेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के आर्च का काम पूरा कर लिया है? मतलब यहाँ प्रश्न ये है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन सा है और उसका क्या पूरा कर लिया है? आर्च पूरा कर लिया।
ठीक, किसने किया? भारतीय रेलवे ने। अब बात आती है कि किस नदी के ऊपर, ठीक है, तो वो कौन सी नदी जिसके ऊपर ये सबसे बड़ा ब्रिज, सबसे ऊंचा, सॉरी सबसे ऊंचा ब्रिज, ऊंचा है ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंचा ब्रिज तैयार कर दिया है? गंगा नदी पर, सरस्वती नदी पर, कावेरी नदी पर, या फिर चिनाब नदी पर? बताइए सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। तो उसका सही उत्तर होगा चिनाब नदी के ऊपर ये बनाया गया है। क्या है इस पर चर्चा कर लेते हैं। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के आर्च का काम पूरा कर लिया है। यह पुल उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला यहाँ है ये। तो ये चित्र याद देखिएगा, ये पुल कहाँ है? उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, उसी परियोजना का पूरा हिस्सा है। इसका जो अंग्रेजी में जो नाम शॉर्ट किया गया वो ये है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, आप पूरी बात ही ध्यान रखिए। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है ये। और इस ब्रिज की जो ऊंचाई है वो चिनाब नदी के तल से, चिनाब नदी है उसके तल से 359 मीटर है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो सबसे ऊंचा हो गया ये, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना है ये। कहाँ बना है? जम्मू कश्मीर में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पशु चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेद और अन्य विषयों को लागू करने के लिए पशुपालन तथा डेयरी विकास, डेयरी विभाग और किस मंत्रालय के बीच में समझौता ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये बात कर रहा है किसकी? पशु चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेद, एक तो क्या आयुर्वेद और अन्य विषयों को लागू करने के लिए, किसमें? पशु चिकित्सा विज्ञान के अंदर एक तो किसको? आयुर्वेद को लागू करना है, ठीक, और दूसरी किस चीज़ को लागू करना है? आयुर्वेद के अलावा भी कुछ अन्य विषय है, अन्य विषयों को किसमें? पशु चिकित्सा के अंदर शामिल करने की बात है। लागू करने के लिए पशुपालन तथा डेयरी विभाग, किस विभाग की बात है? पशुपालन और डेयरी विभाग, पशुपालन विभाग, डेयरी विभाग और किस मंत्रालय के बीच, और इनके साथ साथ ऐसा कौन सा मंत्रालय है, किस मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर हुए हैं? ठीक है, तो कौन सा मंत्रालय है वो जो पशु चिकित्सा विज्ञान के अंदर आयुर्वेद और अन्य विषयों को लागू करने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग, इन सब को, और इसके अलावा किस जो है मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो वो मंत्रालय कौन सा है? ठीक है, तो देखते हैं। खेल मंत्रालय, दूसरा शिक्षा मंत्रालय, तीसरा आयुष मंत्रालय और चौथा है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आयुष मंत्रालय। तो किया क्या है गवर्नमेंट ने? पशु चिकित्सा विज्ञान के अंदर आयुर्वेद को शामिल किया, अन्य संबंधित विषयों को लागू करने के लिए पशुपालन तथा डेयरी विभाग और आयुष मंत्रालय, तो दो विभाग हो गए ना, एक तो पशुपालन और डेयरी विभाग, दूसरा आयुष मंत्रालय, इन दोनों के बीच क्या हुआ है? समझौता ज्ञापन हुआ है, जिसके तहत पशु चिकित्सा विज्ञान में औषधीय पौधों के माध्यम से गुणवत्ता संपन्न दवा के नए फॉर्मूले पर शोध सहित अनुसंधान व विकास को बढ़ावा मिलेगा। शोध होगा, अनुसंधान होगा और उसके विकास सहित बढ़ावा मिलेगा। तो इन सब चीज़ों के ऊपर कार्य होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ हुआ कि दो विभागों को जोड़ करके फिर लाभ दिया जा रहा है, एक पशुपालन डेयरी विभाग और दूसरा आयुष मंत्रालय। आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के बाद हाल ही में किसने इंसॉल्वेंसी बोलते इसे, क्या चीज़ है वापस देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल के बाद हाल ही में किसने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी कोड अध्यादेश 2021 को मंजूरी दे दी? मतलब मंत्रिमंडल ने तो पहले दे दी थी मंजूरी, किस बात की मंजूरी दे दी थी? इंसॉल्विंग एंड बैंकरप्सी कोड को मंजूरी दे दी थी। तो इस पहले तो इस कोड का नाम याद रखना है, इस संशोधन का क्या नाम है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। अब इसमें संशोधन हुआ था एक अध्यादेश के तहत, तो 2021 के अंदर जो मंजूरी हुई थी। अब ये बात हो रही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के बाद कौन सी संस्था इसने इसे मंजूरी दे दी? सुप्रीम कोर्ट है, या फिर नीति आयोग है, या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट, नीति आयोग, अगला है राज्यसभा और नेक्स्ट है राष्ट्रपति। तो क्या उत्तर आएगा इसका? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों
राष्ट्रपति। इसने मंजूरी दी है राष्ट्रपति ने। पहले मंत्रिमंडल की तरफ से रख दिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, ये तो सबको याद होगा, रामनाथ कोविंद हमारे क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के बाद इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड संशोधन अध्यादेश 2021, ठीक है ना, बैंकरप्सी अगर कोई होता है तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है, उसके तहत एक अध्यादेश जारी किया था 2021 में, उसको राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है। अब इसका उद्देश्य क्या है? अच्छा, अध्यादेश क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए। देखिए, अध्यादेश आर्टिकल 123 123 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश ये चीज़ होती है कि अगर संसद नहीं चल रही है और उस समय किसी कानून की आवश्यकता पड़ गई, संसद का मतलब है लोकसभा उस समय नहीं है, राज्यसभा तो हमेशा रहती है, लोकसभा नहीं है, तो उस स्थिति के अंदर जो है वो कानून की आवश्यकता पड़ गई, तो कानून बनाने की बात है तो पहले कौन प्रस्ताव रखेगा? हमेशा मंत्रिमंडल। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। फिर राष्ट्रपति उसको क्या कर देगा? स्वीकृत। तो यही इसमें हुआ। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड संशोधन अध्यादेश 2021 को मंजूरी दी गई और इसका उद्देश्य जो है, जिसका उद्देश्य कोड के तहत, जो ये कोड है इंसॉल्वेंसी कोड जो बना है, इस कोड के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई के रूप में कॉरपोरेट व्यक्तियों को वर्गीकृत करने के लिए एक कुशल वैकल्पिक इंसॉल्वेंसी संकल्प ढांचा उपलब्ध करवाना है। ठीक है, एक कुशल और वैकल्पिक इंसॉल्वेंसी संकल्प ढांचा उपलब्ध करवाना है, मतलब एक एमएसएमई को लाभ देने के लिए कार्य किया गया है। सबसे बड़ी बात यही है कि एमएसएमई जो है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, उनको लाभ मिले और उनके लिए कुछ बैंक का लाभ प्राप्त हो सके, उस सब के लिए ऐसा कार्य किया गया है। चलते हैं आगे। निम्न में से किस देश की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डने, नाम क्या है ध्यान रखिएगा, जेसिंडा अर्डेने ने हाल ही में भारत से आने वाली सभी यात्रियों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब ऐसा कौन सा देश है जिसने भारत से आने वाले सभी यात्रियों पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। ऑप्शन है ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और चाइना। बताइए, जेसिंडा अर्डन कहाँ की प्रधानमंत्री है, ठीक, जिसने कि प्रतिबंध लगाया है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर है अपने पास, वो ये है, न्यूजीलैंड की ये प्रधानमंत्री है। ठीक, सबसे पहली बात, कहाँ की प्रधानमंत्री है? न्यूजीलैंड की। दूसरी बात, नाम क्या है? जेसिंडा अर्डन। हाल ही में कोरोना संक्रमण को बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए भारत से आने वाले सभी यात्रियों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से विश्व का तीसरा सबसे प्रभावित देश बन गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत बुरी स्थिति चल रही है देश की। कोरोना से मौत के मामले में अमेरिका, फिर ब्राज़ील और मैक्सिको के बाद भारत का नंबर 3 आता है। और अगर ऐसी लापरवाही चलती रही तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। आगे चलते हैं। जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, तो पहला प्रश्न तो यही हो गया कि जलवायु पर्यावरण मंत्री कौन है? परिवर्तन मंत्री, सॉरी, जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। और किस देश के राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी, मतलब किसी देश की क्या है? विशेष दूत हैं, राष्ट्रपति के दूत हैं, ने हाल ही में मुलाकात करते हुए जलवायु के मुद्दे पर चर्चा की है। तो वो जो जॉन केरी है ना, ये कहाँ का दूत बनकर के यहाँ पर आया है? जापान का, ब्रिटेन का, ऑस्ट्रेलिया का या अमेरिका का? तो सही उत्तर है दोस्तों इसके अंदर अपना, वो है अमेरिका। सही उत्तर क्या होगा? अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन, याद अच्छी तरह से होगा आपको, तो बाइडेन को याद रखिएगा, शायद निश्चित रूप से याद ही होगा। और दूत की जो बात की जाए तो दूत कौन आया? जॉन केरी। और भारत में केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। इन दोनों के बीच क्या हुई? मुलाकात। और उसके साथ साथ वित्त, जलवायु, संयुक्त अनुसंधान और सहयोग सहित कई मुद्दों के ऊपर इसमें क्या हुई? चर्चा की गई। जॉन केरी ने कहा है कि अमेरिका भारत को जलवायु संकट के खिलाफ लड़ाई में अपने महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखता है।
मतलब अमेरिका ये कहता है कि भाई हम भी जलवायु परिवर्तन के लिए प्रयास कर, जो परिवर्तन हो रहा है उसे लड़ रहे हैं और आपके साथ है। जलवायु परिवर्तन से खिलाफ जो लड़ाई हो रही है, संकट जो आ रहा है, उस संकट के खिलाफ हम आपके साथ तैयार हैं। ये अमेरिका ने भेजा है ये बात भारत के लिए दूत के साथ। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से किस देश में हाल ही में बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कौन सा ऊर्जा संयंत्र, बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है? कौन सा देश है जिसने हाल ही में बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने, उस देश का है ये बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र, और उसने वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं इसे, और चीन। तो सही उत्तर है इसका दोस्तों, जो अगर सही उत्तर की बात करें तो उत्तर होगा इसका संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में हाल ही में बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो पहला प्रश्न तो अच्छी से याद रखना इसको कि बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो कहाँ है, संयुक्त अरब अमीरात में, ने अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है। कौन सा परिचालन शुरू किया है? वाणिज्यिक परिचालन का मतलब है व्यापारिक रूप से इसे चलाना शुरू कर दिया। यह अबू धाबी के अल ढफरा क्षेत्र के अंदर है। अबू धाबी में भी कहाँ है ये? अल ढफरा क्षेत्र में स्थित बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसे बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र संयुक्त अरब अमीरात का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि संयुक्त अरब अमीरात का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये, और ये वाणिज्यिक परिचालन इसका शुरू हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए काफ़ी है, ये कंप्लीटली हो चुके हैं। लगातार देखते रहिए, इनका आपका सबका धन्यवाद। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि डेली करंट पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया चैनल हम आपके लिए लेके आए हैं। जय हिंद, जय भारत।